नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रगल टू सक्सेस में हमेशा एक ऐसे पर्सनालिटी को लाते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत ही सफल रहे हैं। और आज हमारे बीच में मिस अंजना सिंह जी हैं जो बर्लिन से हैं। उनका बहुत बहुत अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में स्वागत है। अंजना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार राजेश जी, धन्यवाद पहले आमंत्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन आने के लिए। इससे पहले कि हम लोग आगे बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरा अंत तक देखें, क्योंकि एक बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अंत तक देखें और प्रश्न जरूर लिखें अगर आपका कोई है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अंजना जी, बनारस से और वाराणसी से बर्लिन की यात्रा कैसी रही? जी बनारस से बर्लिन तक की यात्रा तो अगर आप देखते हैं, मैं 1993 में बर्लिन आई हूँ और मैं कहूँगी बहुत अच्छी रही। मैंने बर्लिन से बहुत कुछ सीखा या जर्मनी से बहुत कुछ सीखा। और मैं बनारस से भी, या जहाँ मैं पली बढ़ी, एक छोटा सा शहर है, मैं कई जगह रही बनारस के आसपास। हमारा गांव 30 किलोमीटर दूर है और ससुराल और मायका दोनों बनारस के अगल बगल में हैं और बनारस ही जिला है। तो मुझे बहुत कुछ बनारस ने और ओबरा ने सिखा के भेजा और बर्लिन ने बहुत कुछ सिखाया। तो मेरी यात्रा अगर मैं कहूँ तो बहुत सुखद रही अभी तक। आप हिंदी के क्षेत्र में जर्मनी में, बर्लिन में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो किस तरह से आप हिंदी का प्रचार प्रसार आप करती हैं बर्लिन में? जी, हिंदी का प्रचार और प्रसार ये भी एक अपने आप में कहानी है। मैं हिंदी के जगत से थी नहीं। मैं यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन में समाज शास्त्र पढ़ती थी और शिक्षा, एजुकेशन जिसको इंडिया में कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा अलग है, वो सेम चीज नहीं है। और बस अचानक से ही मैं मुड़ गई कहीं, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ही मैंने ट्रेनिंग ली कि एक लैंग्वेज कैसे पढ़ाते हैं। और वहाँ वहीं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ही मेरी जॉब लग गई और वहां से शुरुआत हुई 2000 में, सन 2000 में विंटर सेमेस्टर 2000-2001 में मैंने हिंदी की शुरुआत की। और फिर वहां से मैं कभी वापस नहीं गई, क्योंकि ये क्षेत्र मुझे लगा कि अगर मैं जर्मनी में हूँ और जर्मनों को उस समय बिल्कुल मतलब जो लोग इंडोलॉजी या किसी ऐसे डिपार्टमेंट से थे उनको तो हिंदी के बारे में पता था, लेकिन एक आम जनता को हिंदी के बारे में नहीं पता था। जब वो इंडिया का नाम भी सुनते थे तो वो पूछते थे, हिंदी एज ए लैंग्वेज वो नहीं पूछते थे, वो बोलते थे इंडिश, कि तुमको इंग्लिश आती है। तो धीरे 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 करके मैंने करना शुरू किया जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और कभी मैंने कहीं अपने आप में कहीं नहीं गई। और जो लोग मेरे कोर्स में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होते थे वही मुझे लेके दूसरे यूनिवर्सिटी में गए और वो खोजते थे कि अंजना मुझे तुम्हारे जैसी लैंग्वेज टीचर चाहिए या तुम्हारे जैसा लेक्चरर चाहिए। तो मैं कई जगह पहुंच गई। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से निकल के मैं जर्मनी में बर्लिन में ही फ्री यूनिवर्सिटी में आ गई। फ्री यूनिवर्सिटी में थी, फिर वहां से मैं वुपरटाल यूनिवर्सिटी में चली गई। वहां से फिर और कई स्टिफ्टुंग्स जो यहाँ फाउंडेशन। हाँ फाउंडेशन वगैरह हैं, जो लोग भारत जाते हैं, वहां पहुंच गई। मतलब मैंने कभी खुद नहीं कोशिश की वहां पहुंचने की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहां पहुंचा दी गई। और वहां से पहुंचते पहुंचते मैं जर्मनी के विदेश मंत्रालय में पहुंच गई। और बस हर जगह यही कोशिश होती है कि लोग
जब यहाँ जर्मनी से भारत जाएं, किसी भी काम से अगर वो जा रहे हैं, तो वो भारत को अच्छी तरह से समझ पाए। और क्योंकि मैं ही पहली उनकी कड़ी हूँ भारत और इंडिया के बीच, मतलब इंडिया और जर्मनी के बीच में, तो वो मेरी आंखों से मेरा भारत देख सकें। और इसी वजह से मैं मतलब बस इसी प्रचार प्रसार में हूँ। और आज तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैंने 4000 के बाद सही बताऊं तो गिनना छोड़ दिया। और बस वहीं से शुरुआत हुई और अभी वो चल ही रही है। वो अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक करती रहूंगी। ये आशा है कि आप सिखाते रहें, 4 से 40 पहुंचे, यही शुभकामना है। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आप कुछ बताना चाहें जिसमें आपने स्ट्रगल किया, उसके बाद सफलता मिली? कुछ ऐसा यूनिक कहानी जो आपके लाइफ का, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, ऐसा कुछ है? सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये शब्द स्ट्रगल इतना पसंद नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल को अगर आप एक स्ट्रगल की तरह देखेंगे तो वो हमेशा आपको स्ट्रगल ही लगेगा। तो मेरे लिए ये सारी चीजें पर्सनल एक चुनौती होती है। कोई भी अगर आप अब हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ आता है, चाहे वो आपके लिए पर्सनल रूप से अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन अगर आप उसको एक चुनौती की तरह देखते हैं और उस पर परिश्रम करते हैं, तो उस लक्ष्य को आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि आप उस समय उसको बहुत पॉजिटिव उसमें देखते हैं। अगर आपने स्ट्रगल मान लिया शुरू से ही, तो वो आपके लिए एक स्ट्रगल ही बन के रह जाएगा। और अगर आपने उसी चीज को चुनौती मान ली, तो आप कहेंगे अरे मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वो मोटिवेशन आपको अपने आप आता चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगी कि मेरी जिंदगी में संघर्ष तो थे, लेकिन वो मेरे लिए मेरी पर्सनल चुनौती बने। और यही कारण है कि शायद मैं कुछ करती चली गई और कुछ आगे घटना का बढ़ती वर्णन चली करेंगे? गई। कोई ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जिससे जो लगे कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा चुनौती था और आपने उसको पार किया? अगर आपका पर्सनल रूप से मेरी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती थी, वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक समय था जब मैं सिर्फ मतलब मैं बहुत कम देख पा रही थी। और वो कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी आंखों में, और उसकी वजह से मैं सिर्फ 12% देख सकती थी। और 12% कुछ भी नहीं होता है। और अगर जो लोग मुझे जानते हैं वो कभी नहीं सुने होंगे। वो मेरी पर्सनल चुनौती थी कि मैं कैसे अपने मैं पढ़ती बहुत हूँ, मैं किताबें पढ़ती थी, और जब मुझसे वही चीज छीन ली गई, चाहे वो भगवान हो चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे लगा, एक समय था जब मुझे लगा कि ओ, जो मैं सबसे मन से करती हूँ वो चीज मेरे पास अब नहीं बची। तो मैंने ढूंढना शुरू किया। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय इंटरनेट का जमाना इतना नहीं था। लेकिन फिर मुझे दिखा कि अरे, नहीं पढ़ सकती हूँ तो कोई नहीं, आजकल तो ऑडियो बुक्स हैं। उस समय बिल्कुल नई नई शुरुआत हुई थी और मैं पूरी तरह से ऑडियो बुक्स पे आ गई। और एक तरह से ये भी मेरे लिए संघर्ष तो था, लेकिन एक चुनौती भी था कि उसके लिए हमें कुछ एक प्लान बी होना चाहिए मेरे पास। तो अगर आपके पास प्लान बी है, जैसे अब मैंने किताब पढ़ना छोड़ के ऑडियो बुक्स पे आ गई, तो वो मेरे लिए प्लान बी था। और लकीली मैं मतलब उसको क्रॉस कर पाई। जो जो मेरे अंदर का डर था शायद, वो मैं क्रॉस कर पाई, और धीरे धीरे मेरी आंख भी अच्छी हो गई। और आज मेरे डॉक्टर खुद मुझसे पूछते हैं, अंजना तुमने क्या किया कि तुम 12% से फिर से 90% तुम्हारे आंखों की रोशनी आ चुकी है, ये कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव सोचना आपके बहुत बहुत कुछ को बदल सकता है, कई सारी चुनौतियों को खत्म कर सकता है।
कितने समय तक ये आंखों का प्रॉब्लम रहा? ये पीरियड था शायद 3-4 साल था, 3-4 3-4 साल। साल। हाँ, मैं आज भी उससे जूझ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जूझ रही हूँ। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे कैसे उसको हैंडल करना है। तो 4 साल कि अगर आप जिस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और वही समस्या आपको घेर ले, जी। उस समय तो मानसिक और भावनात्मक स्थिति का तो बैंड बज गया होगा अगर बोले तो। नहीं, मेरे साथ ये शायद ये भगवान की कृपा है और मेरे माँ-बाप जिस तरह से मुझे पाले हैं, उसका नतीजा है कि मैं किसी भी चीज को कभी इस तरह से नहीं देखती कि ये एक रास्ता बंद है। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि बेटा अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है और वो रास्ता तुम्हें ढूंढना होगा। तो वो रास्ता मैंने अपने आप ढूंढ लिया और शायद ये मेरे आसपास मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी देन है। अगर मैं एक छोटा सा वाकया बताऊं, कभी कभी परिवार इतना जरूरी होता है आपके लिए। उस समय जिस समय मैं बिल्कुल नहीं देख पा सकती थी, उस समय मेरे भाई ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम अंधी हो जाओगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तब तुम हम लोगों की आंखों से देखोगी। तो ये मुझे भी पता है कि मैं किसी की आंख से नहीं देख सकती, लेकिन ये छोटा सा सेंटेंस मेरी जिंदगी में शायद बहुत कुछ कर गया। अपने भाई की इस इस वाक्य को सुनना, शायद वो मेरे पीछे हमेशा रहता है। या मतलब जो चीज आप शायद वो आपके अंतर मन में चला जाता है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जब आप अपने परिवार से जुड़े होते हैं, अपने दोस्तों से जुड़े होते हैं, आपको कोई चाहिए जो ऐसे समय में आपका सपोर्ट करे। बिल्कुल आपने सही कहा। हर इंटरव्यू में मुझे इस बात का आभास होता है कि जितने लोग भी एक समस्या को ओवरकम कर पाए, उनके जीवन में परिवार का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना जो है आप समस्या को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। परिवार भले स्ट्रगल तो इंडिविजुअल को ही करना होता है, लेकिन परिवार का एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट जो है, मानसिक और भावनात्मक सहयोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, मैं कहूंगी परिवार ही नहीं, अगर परिवार की तरह आपको दोस्त मिल जाए। मेरा परिवार भारत में है और मैं हर समय इंडिया नहीं पहुंच सकती। अब तो खैर डिजिटल वर्ल्ड है तो आदमी उसी क्षण इंडिया पहुंच सकता है, कुछ बातें कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अगर अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों से आप जुड़े हैं तो वो भी बहुत मदद करता है। आपको रिफ्लेक्शन करने के लिए कोई चाहिए, और अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी परिवार की जगह ले सकते हैं। उस समय जो आपकी भावनात्मक स्थिति थी, तो एक तो परिवार का सहयोग मिला और उससे उबरने के लिए आपने पॉजिटिविटी का भी सहारा लिया। और क्या किया? कैसे इसको और ओवरकम कर, जैसे कि आपने हाँ बोला जी कि जी आपके डॉक्टर ने कहा आपको जी कि कैसे ओवरकम किया, जी। तो शायद मैं औरों के लिए भी एक टिप्स हो सकता है कि जिनका जी परसेंटेज आँख का रोशनी का 12% हो, तो कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं? आपका क्या सुझाव देंगे? जी, मैंने कभी भी काम बंद नहीं किया। सबसे मतलब मैं उस समय जिस समय मैं बहुत पीक पे थी, डॉक्टरों को भी नहीं पता था ऐसा क्यों हो गया, किस लिए है ऐसा। और उस समय आपको बस एक ही वो उपाय होता है, आपको हमेशा स्टेरॉइड ही दिया जाता है और कुछ नहीं। तो स्टेरॉइड के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन उस समय भी मैंने अपनी जो डेली रूटीन है वो आपकी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी, लेकिन फिर भी जो मेरे अंदर जो इच्छाएं, बिल्कुल गलत है, इच्छाएं कहना गलत होगा, लेकिन जो मेरा विजन था ना, एक जिंदगी को लेके,
वो कभी भी हिला डुला नहीं। तो शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था वो समय, जब मैं मतलब अपना काम उसी तरह से सुचारू रखते हुए आगे बढ़ती गई। शायद उस समय मैं थोड़ा कम कर पाती थी, या मैंने कभी अपने आप को ये नहीं किया कि आज मुझे इतना काम करना ही है। हाँ, मेरा लक्ष्य था, वो मैं करती चली गई। लेकिन अगर एक दिन मैं नहीं कर पाती थी तो मेरे अंदर शायद कोई गिल्टी नहीं थी कि मैं नहीं कर पाई, वो मैंने स्वीकार कर लिया। शायद ये स्वीकार कर लेना कि इस समय मैं थोड़ा कमजोर हूं और दिनों की अपेक्षा, ये सबसे बड़ा मंत्र था शायद मेरा। और उसको स्वीकार करते हुए, लेकिन उसको ये ना कि मतलब आप स्वीकार कर लेंगे और डिप्रेसिव हो गए, वो भी गलत है। मैंने उसको बहुत पॉजिटिव वे में शायद स्वीकार किया और उस पे काम, लगातार काम करती रही। दोनों, एक तरफ जो मेरा मतलब प्रोफेशनल वो है, वहां पे भी मैंने कभी अपना काम नहीं रोका, और दूसरी तरफ अपने पर्सनल लाइफ में देखना शुरू किया कि क्या कारण है कि ये है, स्ट्रेस कहाँ से आया, या मैं इसको कैसे सुधार सकती हूँ। तो शायद मैंने दो दो रास्ते अपनाए उस समय। ये मेरा शायद मूल मंत्र है। एक्सेप्टेंस और अपने गोल को अचीव करने का ललक, या अपने उद्देश्य के प्रति रेगुलर प्रयास करना आपको सफलता दिलाए। जी जी, कभी शायद। कभी समाज का और दूसरों का कभी ताना वाना इस तरह कभी कुछ मिला, या कोई कमेंट्स जी कभी जो तकलीफ आपको दिया हो? जी, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ शायद कि मुझे इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लक्ष्य जिंदगी का मेरे लिए बहुत क्लियर है। तो मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि देखिए, लोगों का तो काम ही है कहना ना, उनको आज आपके बारे में कहना होगा, कल किसी और के बारे में कहना होगा। तो अगर आप ये सोचने लगेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। अगर आपने अपने लिए ये तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, और वो अच्छा काम अगर है, मतलब अच्छे डायरेक्शन में, तो आपको वो अपना लक्ष्य सामने रखना होगा और चलते चले जाना होगा। और रास्ते में तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और बहुत सारे लोगों को, देखिए मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा वो आपका कभी नहीं हो सकता। ट्रू। तो इसलिए आप अपने पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ बोलेंगे, और वो मुझे देख लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे क्रिटिक्स देते हैं, मैं उनसे और ज्यादा सीखती हूँ, और मैं उन क्रिटिक्स पे भी काम करती हूँ और आगे बढ़ती जाती हूँ। और शायद ये भी मेरा अपना एक तरीका है कि मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देती कौन क्या कह रहा है। नहीं, रियली हमें सबों को सीखने की जरूरत है कि लोग क्या कहते हैं उस पर बात ध्यान मत दो। आप एक्सेप्ट करो आपकी जो स्थिति है, और साथ ही साथ लक्ष्य प्राप्ति में प्रयासरत हो रहे हमेशा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। आई एम श्योर कि लोग जब ये कहानी सुनेंगे आपकी, कि आपके आंखों की रोशनी कम हुई, और उसके बाद ये 4 साल तक ऐसा रहा, और उसके बाद फिर से आपने उसको रिकवर किया पॉजिटिव थॉट के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, और गोल अचीव के उद्देश्य से। जी। ये कहानी अगर देखा जाए तो मुझे नहीं सुनानी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत पुरानी कहानी है, ये आज की कहानी नहीं है। उसके बाद मैंने संस्था का गठन किया, अमिकाल, ये आंख की प्रॉब्लम के बाद की बात है। उसके बाद मैंने अभी अभी तुरंत हाल में ही न्यू2 GmbH बनाया, एक फर्म तैयार की, जिसमें अभी आज 30 लोग जॉब कर रहे हैं। तो कोई भी छोटी सी समस्या आपको गिरा नहीं सकती। ये आपके अंदर होना चाहिए कि मतलब आप किसी भी समस्या से घबराएं ना। जो भी समस्या आ रही है, हर समस्या का हल कहीं ना कहीं तो मौजूद है। शायद वो आपके पास आज नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका हल है, और उसके हल को आप खोजने में लग जाइए। बिल्कुल सही। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अंजना जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका रिप्लाई करें।
बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, अंजना जी, और आपका भी आप सभी दर्शक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।